वेल स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सेकंड सेम की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मुगल सम्राट शाहजहां की दक्षिण नीति का विकास इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। शाहजहां के सिंहासन आरोहण से मुगलों की दक्षिण नीति में एक नवीन अध्याय का श्री गणेश हुआ। इस दिशा में उसने अकबर एवं जहांगीर की अपेक्षा अधिक सफलता प्राप्त की। शाहजहां ने दक्षिण के प्रति आक्रामक नीति का अनुसरण किया। दक्षिण के राज्यों के प्रति आक्रामक नीति अपनाने के कुछ कारण थे, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला कारण था कि शाहजहां एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने पूर्वजों अकबर एवं जहांगीर द्वारा छोड़े गए अधूरे कार्य को पूर्ण करना चाहता था। दूसरा कारण था कि 1626 ईस्वी में अहमदनगर के प्रसिद्ध वजीर मलिक अंबर की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अहमदनगर में अराजकता फैल गई थी। शाहजहां इस स्वर्ण अवसर का लाभ उठाना चाहता था। तीसरा कारण था कि दक्षिण भारत है वो मुगल विद्रोहियों की शरण स्थली बना हुआ था। चौथा कारण है शाहजहां एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, जबकि दक्षिण के राज्यों अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुंडा के शासक शिया मत से संबंध रखते थे। इसलिए शाहजहां इन राज्यों का अंत करना अपना पवित्र धार्मिक कर्तव्य समझता था। इसके अतिरिक्त दक्षिण के राज्यों में रत्नों, स्वर्ण एवं चांदी का अपार कोष था। दक्षिणी राज्यों का विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। इसलिए शाहजहां इन राज्यों को मुगल साम्राज्य के अधीन करके अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना चाहता था। नेक्स्ट है, शाहजहां ने जहांगीर के शासनकाल में दक्षिण में 2 अभियानों का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। इसलिए शाहजहां दक्षिण की भौगोलिक स्थिति से भली भांति परिचित था। इन सब कारणों से शाहजहां ने दक्षिण के प्रति आक्रामक नीति अपनाई। शाहजहां की दक्षिण नीति, पहला पॉइंट इसमें अहमदनगर की विजय 1636 ईस्वी। शाहजहां ने सर्वप्रथम अहमदनगर राज्य की ओर ध्यान दिया। उस समय मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय अहमदनगर का शासक था। उसने मलिक अंबर की मृत्यु के पश्चात 1626 ईस्वी में उसके पुत्र फतेह खां को वजीर के पद पर नियुक्त किया। फतेह खां एक योग्य पिता का अयोग्य पुत्र था। उसकी मूर्खतापूर्ण नीतियों के कारण अहमदनगर राज्य में अराजकता फैल गई। इसके अतिरिक्त अहमदनगर राज्य में शाहजहां के एक विद्रोही खान ए जहां लोधी को शरण प्रदान की हुई थी। इसलिए शाहजहां मुर्जा निजाम शाह को दंड देना चाहता था। इसी दौरान अहमदनगर में घटनाक्रम ने एक रोचक मोड़ लिया। वहां फतेह खान ने मुगलों से सांठगांठ करके 1632 ईस्वी में सुल्तान मुर्तजा निजाम शाह द्वितीय को जहर देकर मरवा डाला। उसने मुर्तजा के 10 वर्षीय पुत्र हुसैन निजाम शाह को सिंहासन पर बैठाया तथा राज्य की सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली। इस अवसर पर फतेह खान ने मुगलों को कुछ ऐसे प्रदेश भी दे दिए जो सुल्तान ने पहले ही मराठा सरदार शाहजी भोंसले को दिए हुए थे। निसंदेह फतेह खां की इस कार्यवाही से शाहजी भोंसले भड़क उठे। उसने बीजापुर के सुल्तान की सहायता से अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। फतेह खां ने इस अवसर पर मुगलों से सहायता की अपील की। इसलिए
शाहजहां ने महाबत खां के नेतृत्व में 1632 ईस्वी में एक सेना फतेह खां की सहायता के लिए भेज दी। इस सेना ने शाहजी भोंसले को पराजित कर दिया, लेकिन इसी समय फतेह खां ने धोखा देकर के बीजापुर के साथ मिल गया। इस कारण महाबत खां को दौलताबाद के एक दुर्ग का घेरा डालना पड़ा। फतेह खां ने मुगलों से रिश्वत लेकर दौलताबाद का दुर्ग मुगलों को सौंप दिया। इस प्रकार 1633 ईस्वी में मुगलों का दौलताबाद दुर्ग पर अधिकार हो गया। उन्होंने हुसैन निजाम शाह को बंदी बनाकर ग्वालियर दुर्ग में भेज दिया और फतेह खां को मुगलों का मनसबदार बना दिया। इस अवसर पर शाहजी भोंसले ने मुर्तजा निजाम शाह तृतीय को अहमदनगर का नया सुल्तान घोषित कर दिया। शाहजी भोंसले अहमदनगर राज्य के गौरव को पुनः स्थापित करना चाहता था। शाहजहां की शक्ति को यह एक चुनौती थी, इसलिए शाहजहां ने जनवरी 1636 ईस्वी में एक विशाल सेना के साथ अहमदनगर राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में शाहजी भोंसले पराजित हुए। इस प्रकार अहमदनगर राज्य पर मुगलों का अधिकार हो गया। नेक्स्ट है बीजापुर से संधि 1636 ईस्वी। शाहजहां के शासनकाल में मोहम्मद आदिल शाह बीजापुर का सुल्तान था। उसने अपनी सेना में बड़ी संख्या में मराठों को भर्ती किया था, इसलिए शाहजहां ने 1631 ईस्वी में आसफ खां के अधीन एक विशाल सेना बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी, लेकिन वहां दुर्भिक्ष पड़ जाने के कारण मुगल सेना को काफी हानि उठानी पड़ी। बड़ी संख्या में मुगल सैनिक मारे गए, इसलिए इस अभियान को बीच में ही छोड़ना पड़ा। 1636 ईस्वी में अहमदनगर पर अधिकार होने से शाहजहां का हौसला बढ़ा और उसने बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। सुल्तान द्वारा इनकार करने पर शाहजहां ने मुगल सेनाएं बीजापुर पर आक्रमण के लिए भेज दी, जिन्होंने तीन ओर से बीजापुर पर जबरदस्त आक्रमण कर दिया। मुगल सेना ने वहां भयंकर लूटमार की तथा अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इससे विवश होकर सुल्तान को मुगलों से 6 मई 1636 ईस्वी को एक संधि करनी पड़ी। संधि के अनुसार बीजापुर के सुल्तान ने मुगलों की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली। उसने मुगल बादशाह को 20 लाख रुपये वार्षिक खिराज देना स्वीकार कर लिया। उसने मुगलों को यह वचन दिया कि वह गोलकुंडा के सुल्तान के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करेगा। उसने शाहजी भोंसले को भी किसी प्रकार की कोई सहायता न देने का वचन मुगलों को दिया। मुगल बादशाह ने इसके बदले मोहम्मद आदिल शाह को बीजापुर का सुल्तान स्वीकार कर लिया। यह संधि आगामी 20 वर्षों तक प्रभावी रही। नेक्स्ट है गोलकुंडा के साथ संधि 1636 ईस्वी। 1626 ईस्वी में अब्दुल्ला कुतुब शाह गोलकुंडा का नया सुल्तान बना। 1632 ईस्वी में उसने शाहजहां को बहुमूल्य उपहार भेजे थे। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने उसे मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का संदेश भेजा। सुल्तान मुगलों से टक्कर नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उसका अपने वजीर मीर जुमला के साथ भी तनाव चल रहा था। इसलिए
26 मई 1636 ईस्वी को उसने मुगलों से संधि कर ली। इस संधि के अनुसार गोलकुंडा के सुल्तान ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। वह 6 लाख वार्षिक खिराज शाहजहां को देगा, ऐसा उसने स्वीकार कर लिया। वह शाहजहां के नाम का खुतबा पढ़ेगा तथा उसी के नाम के सिक्के जारी करेगा। मुगलों एवं बीजापुर के मध्य किसी युद्ध की स्थिति में वह मुगलों का साथ देगा। यदि बीजापुर का सुल्तान गोलकुंडा पर आक्रमण करेगा तो मुगल सेना गोलकुंडा की सुरक्षा के लिए उसकी सहायता करेगी। इस प्रकार की संधि मुगलों और गोलकुंडा के मध्य हो गई, जो लंबे समय से उनके बीच चले आ रहे संघर्ष के समाप्त होने का कारण भी बनी। नेक्स्ट है औरंगजेब की प्रथम सूबेदारी 1636 ईस्वी से 1644 ईस्वी। 1636 ईस्वी में शाहजहां ने दक्षिण के राज्यों की सूबेदारी औरंगजेब को प्रदान कर दी। इस समय दक्षिण में 4 मुख्य प्रदेश खानदेश, बरार, दौलताबाद और तेलंगाना उनके अधीन थे। इनमें 84 दुर्ग थे और इनकी वार्षिक आय 5 करोड़ थी। औरंगजेब के सामने दक्षिण में अनेक समस्याएं थी, लेकिन उसने सभी समस्याओं का सामना करके उनमें सुधार करने के प्रयास किए। सबसे पहले उसने शाहजी भोंसले को पराजित कर उसके 2 प्रसिद्ध दुर्ग छीन लिए। उसने खानदेश एवं सूरत के मध्य स्थित प्रदेशों पर भी विजय प्राप्त की। उसने प्रशासन व्यवस्था की ओर भी उचित ध्यान दिया। कृषि एवं उद्योगों को उन्नत करने के लिए विशेष कदम उठाए। राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की। कर्मचारियों द्वारा लोगों की जा रही लूट खसोट को रोका। गरीब लोगों को राज्य की ओर से आर्थिक सहायता दी गई। औरंगजेब के इन कार्यों से उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसलिए औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह उससे ईर्ष्या करने लगा। दारा शिकोह द्वारा कान भरने पर 1644 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब को दक्षिण की सूबेदारी के पद से वंचित कर दिया। नेक्स्ट है औरंगजेब की दूसरी सूबेदारी 1653 ईस्वी से 1657 ईस्वी। 1653 ईस्वी में शाहजहां ने औरंगजेब को दूसरी बार दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। उसकी अनुपस्थिति के दौरान दक्षिण के मुगल प्रदेशों में अव्यवस्था फैल गई। लूट खसूट का बाजार गर्म था। लोक कल्याण के कार्य नगण्य हो गए। खेत बंजर पड़ गए। करों की वसूली भी बंद हो गई। प्रदेश की आय 5 करोड़ रुपये से घटकर केवल 1 करोड़ रुपये रह गई। औरंगजेब ने पुनः को संभालने के लिए मुर्शिद कुली खां को इस दिशा में विशेष प्रयास करने का आदेश दिया। उसने भ्रष्ट कर्मचारियों को निकालकर योग्य एवं ईमानदार कर्मचारियों की नियुक्ति की। उजड़े हुए गांवों को फिर से बसाया। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए कृषकों को राज्य की ओर से विशेष सुविधाएं प्रदान की। वृद्ध सैनिकों के स्थान पर योग्य सैनिकों की भर्ती की। आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधारों के परिणाम स्वरूप दक्षिण में मुगलों की स्थिति सुदृढ़ हो गई। नेक्स्ट है गोलकुंडा के विरुद्ध अभियान 1656 ईस्वी। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के बाद औरंगजेब ने गोलकुंडा की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया। गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने स्वतंत्र सुल्तान की भांति व्यवहार करना आरंभ कर दिया था।
उसने 1636 ईस्वी में की गई संधि के अनुसार वार्षिक खिराज का भुगतान भी करना बंद कर दिया था। इसके अतिरिक्त उसके अपने वजीर मीर जुमला के साथ तनाव चल रहा था। इस कारण मीर जुमला औरंगजेब की शरण में आ गया। मीर जुमला के परिवार को कुतुब शाह ने बंदी बना रखा था, इसलिए उसने औरंगजेब से सहायता की अपील की। औरंगजेब ने यह स्वर्ण अवसर देखकर गोलकुंडा पर आक्रमण करने का निर्णय किया। 1656 ईस्वी में शहजादा मुहम्मद तथा मीर जुमला के नेतृत्व में एक विशाल सेना गोलकुंडा की ओर रवाना हुई। इस सेना ने बिना किसी विशेष प्रतिरोध के गोलकुंडा की राजधानी हैदराबाद पर अधिकार कर लिया। सुल्तान भयभीत होकर गोलकुंडा भाग गया। इस समय औरंगजेब स्वयं भी एक सेना लेकर गोलकुंडा पहुंचा। मुगल सेना ने नगर में भयंकर लूटमार की। विवश होकर सुल्तान ने औरंगजेब से संधि की विनती की। फलस्वरूप 30 मार्च 1656 ईस्वी को दोनों पक्षों में संधि हो गई। गोलकुंडा के सुल्तान ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 15 लाख रुपये देने स्वीकार किए। उसने अपनी पुत्री का विवाह शहजादा मुहम्मद के साथ कर दिया तथा उसे दहेज में 10 लाख रुपये भी दिए। मीर जुमला की सारी संपत्ति उसे दे दी गई तथा उसके परिवार के सदस्यों को छोड़ दिया गया। मुगलों को रनगौर का जिला सौंप दिया। नेक्स्ट है बीजापुर के विरुद्ध अभियान 1657 ईस्वी। गोलकुंडा से निपटने के पश्चात औरंगजेब ने बीजापुर की ओर अपना ध्यान किया। वहां सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने पहले की तुलना में अपनी स्थिति काफी सुदृढ़ कर ली थी। 6 नवंबर 1656 ईस्वी को इस योग्य सुल्तान की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय सिंहासन पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इस कारण बीजापुर में अराजकता फैल गई। औरंगजेब इसी समय की प्रतीक्षा में था। उसने बीजापुर के सुल्तान पर 1636 ईस्वी की संधि को भंग करने, गोलकुंडा की सैनिक सहायता करने की बातों को लेकर के आक्रमण कर दिया। बीजापुर के बीदर और कल्याणी दुर्गों को मुगलों ने विजित कर लिया। इसके पश्चात बीजापुर दुर्ग को घेरा डाल दिया गया। इसी समय औरंगजेब को शाहजहां द्वारा बीजापुर का घेरा उठाने का आदेश मिला। इसलिए औरंगजेब ने अगस्त 1657 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से संधि कर ली। संधि के अनुसार बीजापुर के सुल्तान ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। उसने शाहजहां के नाम पर खुतबा पढ़ना एवं सिक्के जारी करने स्वीकार कर लिए। उसने युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में मुगलों को 1 करोड़ रुपया देना स्वीकार कर लिया। बीदर, कल्याणी, परेंदा एवं कोंकण के दुर्ग मुगलों को सौंप दिए गए। बीजापुर के साथ की गई इस संधि के कारण औरंगजेब की प्रतिष्ठा में अधिक वृद्धि हुई। इसी समय शाहजहां के बीमार होने के कारण उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया और औरंगजेब इस युद्ध में भाग लेने के लिए सितंबर 1657 ईस्वी में दक्षिण से दिल्ली की ओर चल दी। अब है शाहजहां की दक्षिण नीति का मूल्यांकन। शाहजहां की दक्षिण नीति अपने पूर्ववर्ती मुगल बादशाहों की अपेक्षा अधिक सफल रही। उसने अपने शासनकाल में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था।
उसने गोलकुंडा एवं बीजापुर के सुल्तानों को पराजित करके उन्हें मुगलों की अधीनता स्वीकार करने को विवश कर दिया था। उसने अनेक महत्वपूर्ण प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। औरंगजेब ने इन राज्यों से युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में भारी धनराशि भी प्राप्त की थी। शाहजहां ने इन राज्यों को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित न करके अपनी दूरदर्शिता का प्रमाण दिया। यदि वह ऐसा करता तो उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता, जो मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। अहमदनगर राज्य को उसने इसलिए मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया क्योंकि ऐसा करके वह अपने पितामह अकबर के अधूरे कार्य को पूरा करना चाहता था। अंत में हम प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर बीपी सक्सेना के इन शब्दों से सहमत हैं कि सारांश यह है कि शाहजहां को अपनी दक्षिण नीति में यथेष्ट सफलता प्राप्त हुई और जिन उद्देश्यों को लेकर वह चला था वे भी पूरे हो गए। आज के इस टॉपिक में इतना ही। ओके, थैंक यू।